एपिसोड 1। वो दोनों दरवाज़ा धकेलते हुए अंदर की तरफ दाखिल हुए। आहट की आवाज़ पर सामने बैठी टेबल के पीछे कराची की मशहूर साइकेट्रिस्ट मिस नादिया अजमल ने सामने खुली फाइल से तवज्जो हटाई और सर उठाकर आने वालों को देखा। आइए आइए मिस्टर हसन। डॉक्टर नादिया अजमल ने हाथ में पकड़े पेन पर कैप लगाकर रखते हुए आने वाले मर्द को मुखातिब किया। चूंकि मिस नादिया अजमल के भाई हसन रजा के दोस्त थे तो उसी रेफरेंस से हसन रजा को आसानी से अपॉइंटमेंट मिल गई थी। उनसे हसन ने एक नज़र अपने पीछे डरी सहमी आंखों में नमी लिए खड़ी अपनी बीवी पर डाली। आओ हनी, नरमी से उसे मुखातिब करके उसका हाथ थामते हुए बोला और उसे हौसला देने की कोशिश की। हसन, मैं पागल नहीं हूँ। हानिया सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ आंखों में पानी लिए बेबसी से उसकी जानिब देख रही थी। उसकी आवाज़ की कपकपाहट से ही उसके अंदरूनी हालात का पता चल रहा था। यकीनन वो दरवाजे के बाहर लगा बोर्ड पढ़ चुकी थी। उसकी टूटी बिखरी हालत पर एक बार फिर हसन का दिल खून होने लगा। दिल चाहा था जब्त की सारी हदें तोड़कर फूट फूट कर रोना शुरू कर दे, लेकिन उसे खुद पर जबर करना था, खुद पर काबू रखना था कि अगर वो भी हिम्मत छोड़ बैठता तो हानिया को कौन संभालता। हानी, मेरी जान, किसने कहा है कि तुम पागल हो? देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। यहां पागल लोगों को नहीं लाया जाता, बल्कि उन्हें तो पागल खाने भेजा जाता है। यहां जहनी उलझनों को सुलझाया जाता है और सिर्फ चंद दिन की तो बात है। तुम्हारा इलाज होगा तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पहले की तरह हंसती खेलती जिंदा दिल हानिया बन जाओगी। हसन ने किसी बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए उसे बहलाने की कोशिश की। लेकिन हसन, मुझे नहीं करवाना इलाज। प्लीज़ आप मुझे वापस ले चलें, वो मिन्नत भरे लहजे में कह रही थी। हसन ने परेशानी के आलम में उसकी तरफ देखा और कहा, अच्छा ठीक है, आज तो इतना सफ़र तय करके आए हैं, आज तुम डॉक्टर से मिल लो, फिर नहीं आएंगे, प्लीज़ मेरी खातिर। हसन ने उसके दोनों हाथ थाम कर इल्तिजा की, साथ ही उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाता उसे लिए आगे बढ़ गया। सलाम दुआ के बाद उसने डॉक्टर नादिया अजमल से हानिया का तारुफ करवाया। हानिया की सारी सूरत हाल वो पहले से ही उनसे डिस्कस कर चुका था। अब हानिया के चंद सेशन होने थे और उन्होंने उसे काफ़ी उम्मीद दिलाई थी। हसन ने देखा कि हानिया की हालत अब कुछ बेहतर है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर नादिया अजमल के इशारा करने पर हसन कुर्सी से उठा और बाहर जाने को कदम बढ़ाए, लेकिन अचानक उसका हाथ एक बार फिर बराबर बैठी हानिया की गिरफ्त में आ गया। वो खुद ब खुद खड़ी हुई थी। कहाँ जा रहे हैं हसन? मुझे भी आपके साथ जाना है, वरना। जाने क्यों अकेली दुनिया का सामना करने से डरने लगी थी। तभी छोटे बच्चे की तरह हसन के बाजू से चिमट गई, जैसे उसके जाते ही वो दुनिया की इस भीड़ में कहीं गुम हो जाएगी। हानी, तुम यहीं बैठो, मैं बस अभी आता हूं, फिक्र मत करो। ये डॉक्टर है ना तुम्हारे साथ? हसन ने नरमी से अपना बाजू छुड़ाया और हानिया की इसी हालत की वजह से वो अपनी आंखों में आई नमी छुपाता तेजी से बाहर निकल गया। बैठिए मिसेस हसन। डॉक्टर नादिया अजमल ने नरमी से और प्यार भरे लहजे में उसे मुखातिब किया। वो जो अभी तक लब काटती खाली खाली नज़रों से दरवाजे की जानिब देख रही थी, कदरे चौंक कर उनकी जानिब मुतवज्जा हुई, जैसे किसी ख्वाब से जागी हो। बैठिए। उसे मुसलसल अपनी जानिब तकते पाकर डॉक्टर नादिया अजमल ने उसे एक बार फिर मुखातिब किया। वो कदरे झिझकती हुई कुर्सी पर बैठ गई। सर उठा हुआ था, लेकिन नज़रें मेज़ पर ही झुकी हुई थी, जैसे किसी नादीदा शय को तलाश कर रही हो। यकीनन वो एक खूबसूरत लड़की रही होगी, लेकिन अब बुझी बुझी आंखें और उनके गिर्द पड़ते सिया हल्के उसके चेहरे की सारी रौनक छीन रहे थे। होंठ किसी भी किस्म की लिपस्टिक से बेनियाज थे, सफ़ेद पड़ते होंठ जैसे उसके जिस्म से खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ ले गई हो। जब वो बार बार लब काटती तो गाल में पड़ता डिंपल अपनी झलक दिखला जाता।
उसके वजूद पर वीरानी सी छा जाती थी और सबसे बढ़कर उसकी आंखों का खौफ व हिरास डॉक्टर नादिया अजमल को दुखी कर गया था। उसके बैठते ही डॉक्टर नादिया अजमल ने मेज़ के एक दरवाजे को खोला और उसमें से एक टेप रिकॉर्डर बरामद किया। उस टेप रिकॉर्डर को ऑन करके मेज़ पर रखते हुए वो हानिया की तरफ मुतवज्जा हुई। तो क्या नाम है आपका? दोस्ताना अंदाज में हानिया से पूछा। हानिया जो सर झुकाए बैठी थी, उनके मुखातिब होने पर उनकी जानिब देखने लगी। एक हाथ की उंगली से बेचैनी की कैफियत में वो मेज़ की सतह को खुरच रही थी। घबराए मत, मुझे अपनी दोस्त ही समझे, बस चंद सवालात पूछने हैं आपसे, उसके बाद आप जा सकती हैं। इंतहाई नर्म लहजे में कहते हुए डॉक्टर नादिया अजमल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। वो उसे रिलैक्स करना चाह रही थी ताकि हानिया खुलकर बोल सके और उसकी इस हालत की कोई वजह पता चल सके। हानिया ने एक नज़र अपने साफ शफाफ हाथ पर धरे और उनके हाथों की तरफ देखा, फिर लब काटते हुए अपना हाथ खींचकर गोद में रख लिया। मेरा नाम हानिया है, मिसेस हानिया हसन। उसने अटक अटक कर कुछ कहना चाहा और कुछ देर कबल पूछे गए सवालत का जवाब दिया। कहाँ से हैं आप? मेरा मतलब है आपकी जाय पैदाइश। अगरचे डॉक्टर नादिया अजमल हसन से सारी तफसील जान चुकी थी, लेकिन यह इब्तिदाई गुफ्तगू ज़रूरी थी ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो अपने मतलब की बात की तरफ आ सकें। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी छाई रही। अलबत्ता हानिया के चेहरे पर जो बेचैनी थी, वो आंखों में जो खौफ था, वो काफ़ी हद तक ज़ायल हो चुका था। वो कदरे मुतमईन नज़र आने लगी थी। जी, लाहौर से ताल्लुक़ है मेरे पेरेंट्स वहीं रहते हैं। सर नीचे किए उसने धीमी आवाज़ में बताया। तो आप कराची कैसे आई? आपके अलावा घर में कौन कौन है? डॉक्टर नादिया अजमल बगौर उसके चेहरे के तासुरात देख रही थी। मेरे शौहर का तबादला यहीं हुआ था, तो इसलिए यहाँ आना पड़ा। घर में और कोई नहीं है, बस मैं और हसन होते हैं। हानिया ने एक हाथ से दूसरे हाथ की हथेली मसली, साथ ही दरवाजे की तरफ देखा। शायद वो हसन का इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर नादिया अजमल ने उसकी तमाम हरकत को नोट किया। आपके ससुराल वाले नहीं रहते आपके साथ? मुझे मिस्टर हसन रज़ा ने बताया था कि उनके वालिदैन हयात हैं और एक भाई भी है। तो वो अब कहाँ होते हैं? डॉक्टर नादिया ने दाएं हाथ की तरफ मुट्ठी बंद करके अपने लबों पर रखी, जबकि कोहनी मेज़ पर टिका रखी थी। वो सब भी लाहौर में ही रहते हैं। हसन मेरे ताया जी के बेटे हैं, इसलिए हमारे घर भी साथ साथ ही हैं। अब वो शायद उकताने लगी थी उस सवालों जवाब के सिलसिले से, तभी पहलू बदल कर रह गई। डॉक्टर नादिया अजमल ने चंद सरसरी से सवालात मजीद पूछे, उसके बाद उसे जाने की इजाज़त दे दी। हानिया तेज़ी से उठी जैसे सदियों बाद किसी कैद से रिहाई मिल गई हो। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो हसन को बाहर वेटिंग रूम में बैठा पाया। वो भी हानिया को बाहर आता देखकर उठ खड़ा हुआ। हसन, घर चलें, वो उसके करीब आते ही पूछने लगी। हसन ने नरम सी निगाह उस पर डाली, फिर उसे कंधों से थाम कर एक जानिब पड़े सोफे पर बिठाया। खुद उसके सामने नीचे बैठ गया और साथ ही उसके हाथ पकड़कर बोला, तुम यहीं बैठो, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूं, सिर्फ 2 मिनट, फिर घर चलते हैं, ठीक है? और देखो, यहीं रहना, यहां से हिलना नहीं, ठीक है ना? उसके हाथों को दबाते हुए वो इसे हिदायत कर रहा था। हानिया ने चल लम्हे उसकी जानिब देखने के बाद अपना सर हिला दिया। हसन एक हाथ से उसके गाल को थपथपाते हुए उठा। हानिया की निगाहें उसको जाता हुआ देख रही थी। आइए मिस्टर हसन, ये कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, आप अपनी वाइफ को इस्तेमाल करवाइए। वो किसी डिप्रेशन का शिकार हैं शायद। इन दवाओं के इस्तेमाल से उनकी हालत में बेहतरी आएगी। और हाँ, उन्हें आपकी तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, कोशिश करें कि वो ज़्यादा देर अकेली ना रहें। जैसा कि आपने बताया कि अभी तक आपका कोई भी नहीं है। औलाद का बहुत बड़ा सहारा होता है एक औरत को। शादी के बाद माँ बनने की ख्वाहिश
हर औरत के दिल में होती है और देर होने की वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ ये ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार करती जाती है। ऐसे में औरत नफ्सियाती उलझनों का शिकार होकर रह जाती है। तन्हाई किसी को भी रास नहीं आती। शायद आपकी वाइफ भी तन्हा रहते रहते स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार हो चुकी हैं, जिसमें एक इंसान दो शख्सियात में बंट जाता है और उसे यूं महसूस होता है कि उसके साथ कोई और भी है। वो अकेले में खुद से बातें करता है, मन घड़त कहानियां बनाता है और उसे सच मान लेता है। बाज़ औक़ात उसे खुद भी समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहा है। इसलिए उन्हें तन्हाई का शिकार मत होने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें उनके साथ और नेक्स्ट वीक फिर लेकर आइएगा उन्हें अगले सेशन के लिए, ताकि उनकी उलझनों को सुलझाया जा सके, उन्हें नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आ सकें हम। डॉक्टर ने हानिया की कंडीशन के बारे में तफसील से आगाह किया। हसन परेशानी के आलम में उन्हें सुनता चला गया। फिर वो पर्ची जिस पर मेडिसिन्स लिखी थी वो उनसे लेकर उन्हें खुदा हाफिज कहता हुआ बाहर आ गया। हानिया, वो बाहर आया तो हानिया वेटिंग रूम में नहीं थी। उसके तो पैरों तले जमीन निकल गई। हानिया, इधर उधर देखते हुए उसने बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरा और फिर वेटिंग रूम के दरवाजे से निकलकर कॉरिडोर में झांकने लगा, लेकिन वहां भी हानिया नहीं थी। दूसरी जानिब सामने मेन गेट था। वो तेजी से मेन गेट की तरफ आया, बाहर निकलकर देखा तो हानिया कहीं भी दिखाई नहीं थी। वो परेशानी के आलम में फिर अंदर आया। वेटिंग रूम में एक बुजुर्ग सोफे पर नीम नाराज थे। हसन ने उन्हें मुखातिब किया और पूछा, जी माफ़ कीजिएगा, यहाँ एक लड़की बैठी थी अभी कुछ देर पहले, क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ गई है? हल्के गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था उसने। वो बेचैनी की कैफियत में बोल रहा था। उस बूढ़े आदमी को चल हमें लगे उसकी बात समझने में। फिर उन्होंने उस तरफ जाती हुई राहदारी की जानिब उंगली से इशारा किया। हसन उनके बोलने के इंतज़ार किए बगैर तेजी से भागता हुआ उस कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया। हानी उसे आवाज देते हुए मुसलसल चिल्लाता जा रहा था। हानी। वहां बहुत सारे कॉरिडोर थे, लेकिन हानिया कहीं भी नहीं थी। उसे लगा जैसे उसके दिमाग की कोई नस फट जाएगी। तेजी से भागते हुए उसे एक जगह रुकना पड़ा। वो कॉरिडोर काफी लंबा था और उसके आखिरी सिरे पर एक मोड़ था जो शायद अगले कॉरिडोर की तरफ मुड़ता था, जबकि उसके दरमियान सीढ़ियां मौजूद थीं जो ऊपर की मंजिल की जानिब जाती थीं। हसन इसी कश्मकश में था कि ऊपर जाए या सीधा जाए। तभी उसकी निगाह ऊपर सीढ़ियों के पास लहराते आंचल पर पड़ी। बगैर कुछ सोचे समझे वो सीढ़ियां फैलांगता ऊपर जाने लगा। एक जगह सीढ़ियों पर उसे खून के चंद कतरे नजर आने लगे थे और हानिया का एक जूता भी वहीं पड़ा था। वो हवास बाख्ता आगे बढ़ गया। तमाम सीढ़ियां अबूर करते हुए वो ऊपर आया तो वहां हानिया का दुपट्टा और साथ ही दूसरा जूता भी मौजूद था। उन चीजों पर तवज्जो दिए बगैर वो टेरेस की तरफ आया और उसने देखा कि सामने हानिया खड़ी थी, जो किसी ट्रांस की कैफियत में टेरेस के आखिरी सिरे की जानिब चलती जा रही थी, यूं जैसे उसे अपनी खबर तक ना हो। हानिया, हसन चिल्लाया, लेकिन उसने उसकी आवाज तो जैसे सुनी ही नहीं थी। हसन जल्दी से आगे बढ़ा, आगे बढ़कर उसका बाजू थामकर उसे अपनी जानिब खींचा और वो खींचती हुई उसकी तरफ चली गई। उसका वजूद हसन के सीने से टकराया और यूं जैसे वो किसी गहरी नींद से जागी हो। एक लम्हे की भी देर हो जाती तो हानिया छत से नीचे गिर चुकी होती। हसन ने उसे अपने मजबूत बाजू के हिसार में जकड़ते हुए उसके बालों में अपना चेहरा छुपाया। उसके आंसू हानिया की बालों में झपस हो रहे थे। हसन, क्या हुआ है आपको? आप रो क्यों रहे हैं? चंद लम्हे उसके सीने में मुंह छुपाए रहने के बाद जब हानिया को उसके रोने की खबर हुई तो वो तड़प उठी थी। क्यों तंग करती हो मुझे इतना? क्यों सताती हो? अगर तुम्हें अभी कुछ हो जाता तो? वो भीगी हुई आवाज में ये सब कह रहा था।
साथ ही उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर उसकी पेशानी चूमी तो उसने देखा कि उसके सर की एक जानिब जख्म सा था, जहां खून अभी भी जमा हुआ था। शायद सीढ़ियों पर गिर गई थी वो, तभी सीढ़ियों पर भी हसन को खून दिखाई दिया था। ये आप क्या कह रहे हैं हसन? मैंने क्या किया? और मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो वेटिंग रूम में आपका इंतज़ार कर रही थी। फिर वहाँ एक बच्चा आया और मुझे बुलाने लगा। उसने मुझसे कहा कि आप मुझे बुला रहे हैं, और मैं उसके कहने पर उठी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। वो बच्चा कहाँ गया? वो यहीं तो था अभी। शायद उसी तरफ गया था। शायद वो नीचे गिर गया। हसन, वो बच्चा नीचे गिर गया। उसे चोट लगी होगी, वो रो रहा होगा, उसका खून बह रहा होगा। हानिया खुद से उलझते हुए फिर आगे की जानिब बढ़ने लगी, लेकिन हसन ने उसे बाजुओं से थाम कर अपनी तरफ खींचा और कहा, वहां कोई नहीं है हानी, कोई बच्चा नहीं है इधर। चलो मेरे साथ, तुम्हें चोट लगी है, डॉक्टर से बैंडेज करवा के घर चलते हैं। हसन ने जब्त करते हुए उसके शानों पर हाथ रखते हुए उसे समझाया, फिर ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगा। सीढ़ियों के अख्ताम पर पड़ा उसका दुपट्टा उठाकर उसके कंधों पर फैलाया, उसका जूता लाकर उसके करीब रखा, फिर उसे सहारा देते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगा।